आज की कहानी गांव का कुम्हार और उसकी मिट्टी की दुनिया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। बस हल्की पीली रोशनी गांव की कच्ची गलियों में उतरने लगी थी और उसी वक्त हरिराम कुम्हार अपने छोटे से आंगन में बैठा था। उसके सामने गोल चाक रखा था जो अभी रुका हुआ था, लेकिन उसके हाथों में मिट्टी का एक ढेला था जिसे वह धीरे धीरे मसल रहा था, जैसे कोई आदमी किसी पुराने दोस्त को पहचानने की कोशिश करता है। हरिराम की उम्र लगभग 55 साल थी। बालों में सफेदी उतर चुकी थी, मगर हाथ अभी भी मजबूत थे। हथेलियां चौड़ी और उंगलियां लंबी, और उन्हीं उंगलियों में वह हुनर था जो इस पूरे इलाके में किसी और के पास नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि हरिराम की उंगलियां मिट्टी से बातें करती हैं और मिट्टी भी जैसे उसकी बात मान लेती है। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, बस 2 कमरे, सामने खुला आंगन और एक कोने में छोटा सा शेड जहां उसका चाक और भट्ठा रखा था। दीवारों पर कई तरह के बर्तन टंगे थे, घड़े, सुराही, दिए, छोटे बड़े कटोरे, कुछ बिल्कुल नए, कुछ आधे सूखे, कुछ ऐसे जिन पर अभी रंग चढ़ना बाकी था। हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू फैली रहती थी, वही खुशबू जो बरसात के बाद खेतों से उठती है। और शायद इसी वजह से हरिराम को अपना यह छोटा सा आंगन दुनिया का सबसे अच्छा कोना लगता था। उस सुबह वह चुपचाप बैठा मिट्टी को मसल रहा था और उसके सामने चाक अभी भी शांत पड़ा था, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। तभी अंदर वाले कमरे से खांसी की हल्की आवाज आई। उसकी पत्नी कमला उठ चुकी थी। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांक कर बोली, आज फिर इतनी जल्दी उठ गए? अभी तो उजाला भी ठीक से नहीं हुआ। हरिराम ने बिना सिर उठाए बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, नींद खुल गई तो सोचा मिट्टी तैयार कर लूं। आज ठाकुर के घर से लोग आने वाले हैं, 20 बड़े घड़े चाहिए उन्हें। कमला बाहर आई। उसके हाथ में पीतल का लोटा था। वह आंगन के कोने में लगे हैंडपंप के पास गई। पानी भरते वक्त उसने एक नजर हरिराम पर डाली। वह अब भी उसी ध्यान से मिट्टी को दबा रहा था, जैसे कोई बहुत जरूरी काम हो। कमला को यह आदत अच्छी तरह मालूम थी। जब भी हरिराम मिट्टी तैयार करता था तो वह कम बोलता था, जैसे उसके मन का आधा हिस्सा पहले ही उस मिट्टी में उतर चुका हो। गांव में हरिराम का नाम सिर्फ एक कुम्हार के तौर पर नहीं लिया जाता था। लोग कहते थे कि उसके बनाए घड़े पानी को ठंडा ही नहीं रखते, बल्कि उनमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। कई लोग मजाक में कहते थे कि हरिराम मिट्टी में भी जान डाल देता है, लेकिन हरिराम खुद इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए तो यह सब बस रोज का काम था, वही काम जो उसने अपने पिता से सीखा था और उसके पिता ने अपने पिता से। धीरे धीरे आसमान और साफ होने लगा। पक्षियों की आवाजें तेज हो गईं और अब गांव की कुछ और खिड़कियां भी खुलने लगीं। दूर से किसी के बैलों की घंटी की आवाज आई। कोई खेत की तरफ जा रहा होगा। हरिराम ने मिट्टी का ढेला नीचे रखा, हाथों से चाक को हल्का सा धक्का दिया। चाक घूमने लगा, पहले धीरे फिर तेज, और उसी के साथ उसके हाथ भी अपने आप चलने लगे। मिट्टी का छोटा सा ढेला उसके हाथों के बीच ऊपर उठने लगा, गोल, फिर लंबा, फिर चौड़ा, जैसे मिट्टी खुद तय कर रही हो कि उसे क्या बनना है। कमला ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी। धुएं की पतली लकीर आंगन में ऊपर उठ रही थी और हरिराम के चाक की घूमती आवाज उसके साथ मिलकर एक अजीब सी लय बना रही थी, जैसे यह घर हर सुबह इसी आवाज से जागता हो। थोड़ी देर बाद गली से किसी के कदमों की आहट आई। यह छोटा मोहन था, पड़ोस का लड़का। उसकी उम्र 10 साल के आसपास होगी। वह अक्सर स्कूल जाने से पहले हरिराम के यहाँ आ जाता था। उसे चाक घूमता देखना बहुत अच्छा लगता था। वह चुपचाप आकर आंगन के कोने में बैठ गया और बड़े ध्यान से हरिराम के हाथों को देखने लगा, जैसे बेकोई जादू हो रहा हो।
हरिराम ने बिना ऊपर देखे ही कहा, आ गया मोहन, आज स्कूल नहीं जाना क्या? मोहन ने हंसकर कहा, जाऊंगा ना काका, बस थोड़ा देख लूं। कल जो बड़ा घड़ा बना रहे थे वो आज सूख गया क्या? हरिराम ने चाक पर बन रहे बर्तन को हल्का सा दबाते हुए कहा, हाँ सूख गया है, पीछे दीवार के पास रखा है, मगर हाथ मत लगाना, अभी पूरी तरह सूखा नहीं है। मोहन तुरंत उठकर पीछे गया। उसने दूर से ही उस बड़े घड़े को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर बार होती थी। उसे लगता था कि मिट्टी से इतना बड़ा और सुंदर घड़ा बनाना किसी जादू से कम नहीं। आंगन में चाक घूमता रहा, मिट्टी आकार लेती रही और सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी दीवार पर टंगे बर्तनों पर पड़ रही थी, जिससे वे हल्के सुनहरे लगने लगे थे। उसी वक्त गली के मोड़ पर एक बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। पहियों के साथ मिट्टी के रास्ते पर हल्की चरचराहट और बैलों की घंटियों की धीमी टन टन। हरिराम ने एक पल के लिए सिर उठाकर उस दिशा में देखा। बैलगाड़ी धीरे धीरे उसके घर के सामने आकर रुक रही थी। मोहन भी उत्सुक होकर उधर देखने लगा। बैलगाड़ी पर दो आदमी बैठे थे। कपड़ों से लग रहा था कि वे इस गांव के नहीं थे। उनमें से एक ने उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर सीधे हरिराम के आंगन की तरफ बढ़ा। हरिराम ने चाक की गति थोड़ी धीमी कर दी। उसके हाथ अब भी मिट्टी को संभाले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें उस आदमी पर टिक गई थीं जो अब आंगन के दरवाजे तक पहुंच चुका था। वह आदमी कुछ पल खड़ा रहा, जैसे जगह को ध्यान से देख रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्या यही हरिराम कुम्हार का घर है? हरिराम ने चाक को धीरे से रोक दिया। मिट्टी से सने हाथ हवा में ही ठहरे रहे और उसने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं ही हरिराम हूं, कहिए। आदमी ने बैलगाड़ी की तरफ एक नजर डाली, फिर थोड़ा करीब आकर बोला, हमें कुछ खास काम के लिए घड़े चाहिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे आम लोग लेते हैं। हमें ऐसे घड़े चाहिए जिनमें मिट्टी की असली ताकत बनी रहे। हरिराम ने पहली बार ध्यान से उस आदमी का चेहरा देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कोई साधारण खरीदार नहीं बल्कि कोई और बात लेकर आया हो। आंगन में कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई। सिर्फ दूर कहीं से किसी गाय के रंभाने की आवाज आई और फिर उस आदमी ने धीरे से कहा, अगर आप तैयार हों तो हम आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां की मिट्टी अलग है, बहुत अलग, और शायद वही मिट्टी आपकी दुनिया को बदल सकती है। हरिराम ने उस आदमी की बात सुनी तो कुछ पल तक कुछ बोला नहीं। उसके हाथ अभी भी मिट्टी से सने हुए थे और चाक बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे वह भी उस जवाब का इंतजार कर रहा हो जो हरिराम के मन में धीरे धीरे बन रहा था। मोहन पास ही खड़ा था और उसकी आंखों में उतनी ही उत्सुकता थी जितनी किसी बच्चे में किसी अनजानी कहानी को सुनने से पहले होती है। कमला भी चूल्हे के पास से थोड़ा आगे आ गई थी। उसने भी उस अनजान आदमी को गौर से देखा, फिर हरिराम की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि यह सब क्या है। हरिराम ने धीरे से अपने हाथ पास रखे पानी के लोटे में डाले। मिट्टी धुलकर नीचे गिरने लगी। उसने हाथ झटके और उस आदमी की तरफ देखा, फिर बोला, कैसी मिट्टी? और कहाँ की मिट्टी? यहाँ तो जितनी जरूरत होती है उतनी मिट्टी मुझे नदी के किनारे से मिल जाती है। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक गंभीरता थी। उसने कहा, नदी की मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों की मिट्टी में ऐसी बात होती है जो हर जगह नहीं मिलती, और हमें वही मिट्टी चाहिए, मगर उस मिट्टी को समझने वाला भी कोई चाहिए। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हरिराम ने उसकी बात सुनी और फिर बैलगाड़ी की तरफ देखा, जहां दूसरा आदमी चुपचाप बैठा था। वह बीच बीच में बैलों की रस्सी ढीली कर देता ताकि वे आराम से खड़े रह सकें। पूरा माहौल अजीब सा शांत हो गया था, जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो।
मोहन अब खुद को रोक नहीं पाया। वह थोड़ा आगे बढ़कर बोला, काका आप जाओगे क्या उस जगह? कैसी मिट्टी है वो? हरिराम ने मोहन की तरफ देखा और हल्की हंसी आई। उसने कहा, पहले यह तो पता चले कि बात क्या है, फिर सोचा जाएगा। अनजान आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आंगन में रखे घड़ों को देखा, दीवार पर टंगे बर्तनों को देखा, फिर धीरे से बोला, हमें यहाँ खड़े खड़े सब बताना ठीक नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा समय दें तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। कमला ने बिना कुछ बोले अंदर से एक पुरानी चारपाई खींचकर आंगन में रख दी, फिर एक लकड़ी की छोटी चौकी भी रख दी। आदमी चारपाई पर बैठ गया और दूसरा आदमी भी बैलगाड़ी से उतरकर आ गया। उसने बैलों को थोड़ा किनारे बांधा और आकर चौकी पर बैठ गया। हरिराम अभी भी खड़ा था। उसने चाक के पास रखे कपड़े से हाथ पोंछे और सामने बैठ गया। उसकी आंखों में अब भी वही शांत जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी कहानी की शुरुआत सुनने वाला हो। पहला आदमी थोड़ा आगे झुका और बोला, मेरा नाम रामदयाल है और यह मेरे साथ जो बैठे हैं ये मेरे बड़े भाई गोविंद हैं। हम लोग यहाँ से करीब 20 कोस दूर एक पुराने इलाके से आए हैं। वहाँ एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पहले बहुत कुम्हार रहते थे। हरिराम ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, बस वह धीरे धीरे सिर हिला रहा था। रामदयाल ने आगे कहा, कई साल पहले उस बस्ती में एक अजीब बात शुरू हुई। वहां की मिट्टी से जो भी बर्तन बनते थे वे बाकी जगहों के बर्तनों से अलग होते थे। घड़े ज्यादा मजबूत, दिए ज्यादा चमकदार और सुराही में रखा पानी कई दिन तक ठंडा रहता था। मोहन की आंखें और बड़ी हो गईं। वह पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। रामदयाल ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और फिर बोला, लेकिन धीरे धीरे वहां के सारे कुम्हार उस काम को छोड़ते चले गए। हरिराम ने पहली बार बीच में पूछा, क्यों? अगर मिट्टी इतनी अच्छी थी तो काम क्यों छोड़ा उन्होंने? रामदयाल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि उस मिट्टी के साथ काम करना आसान नहीं था। जो भी कुम्हार उस मिट्टी से काम करता, उसे कुछ समय बाद लगता कि मिट्टी उसके हाथों में अपने आप आकार ले रही है, जैसे वह खुद तय कर रही हो कि उसे क्या बनना है। कमला ने यह सुनकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया, जैसे उसे यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। हरिराम ने मगर शांत आवाज में कहा, मिट्टी अपने आप कुछ नहीं बनाती, कुम्हार के हाथ ही उसे आकार देते हैं। गोविंद जो अब तक चुप था, उसने धीरे से कहा, हम भी पहले यही सोचते थे। आंगन में हल्की हवा चली। दीवार पर टंगे एक दो छोटे दिए हल्के से हिले और कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। रामदयाल ने फिर कहना शुरू किया, कई साल तक उस बस्ती में कुम्हारों का काम चलता रहा, मगर फिर एक एक करके सबने चाक छोड़ दिया। कुछ लोग शहर चले गए, कुछ ने खेती पकड़ ली और कुछ ने मिट्टी को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। मोहन ने धीरे से पूछा, डर गए थे क्या? गोविंद ने उसकी तरफ देखा और बोला, शायद वे समझ नहीं पाए कि उस मिट्टी के साथ कैसे काम करना है। हरिराम अब थोड़ा आगे झुककर बैठ गया था। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। उसने पूछा, फिर आप लोग मेरे पास क्यों आए? रामदयाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि हमने आपके बारे में सुना है। कई गांवों में लोग कहते हैं कि आपके हाथों में मिट्टी की समझ है और जो मिट्टी बाकी लोग नहीं संभाल पाते वह भी आपके हाथों में टिक जाती है। हरिराम ने यह सुनकर हल्की हंसी में सिर हिलाया। उसने कहा, लोग बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। रामदयाल ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है, मगर हमें किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत है। आंगन में फिर कुछ पल की खामोशी आई। दूर खेतों की तरफ से बैलों की हल्की आवाज आ रही थी। सूरज अब ऊपर चढ़ने लगा था और उसकी गर्मी धीरे धीरे महसूस होने लगी थी। कमला ने चाय के 2 गिलास और एक छोटा पीतल का गिलास मोहन के लिए लाकर रख दिया। भाप उठ रही थी और सबने चुपचाप चाय उठाई।
हरिराम चाय की चुस्की लेते हुए सोच में पड़ गया। उसकी नजर सामने रखी मिट्टी के ढेर पर गई, फिर चाक पर, फिर दीवार पर टंगे घड़ों पर। उसने धीरे से कहा, अगर मैं वहां गया और मिट्टी वैसी नहीं निकली जैसी आप कह रहे हैं तो? गोविंद ने कहा, तो आप वापस आ जाइएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं। रामदयाल ने जोड़ा, मगर अगर वह मिट्टी वैसी निकली जैसी हम जानते हैं तो शायद आपको भी लगे कि मिट्टी की दुनिया आपकी सोच से थोड़ी बड़ी है। मोहन अब पूरी तरह उत्साहित हो चुका था। उसने कहा, काका आप जरूर जाओ, मैं भी चलूं क्या? सब हंस पड़े। कमला ने तुरंत कहा, तू कहीं नहीं जाएगा? हरिराम ने मगर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसके मन में कई बातें एक साथ घूम रही हों। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? रामदयाल ने कहा, अगर बैलगाड़ी से चलें तो आधा दिन लगेगा। रास्ता कच्चा है लेकिन सीधा है। हरिराम ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर अपने आंगन को देखा, चाक को देखा और फिर उस मिट्टी के ढेर को जो सुबह से उसके सामने पड़ा था। कुछ पल बाद उसने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं चलूंगा। कमला ने तुरंत उसकी तरफ देखा, जैसे यह जवाब उसने उम्मीद नहीं किया था। मोहन खुशी से उछल गया। रामदयाल और गोविंद ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। हरिराम धीरे से उठा। उसने चाक के पास जाकर उस पर रखी अधूरी मिट्टी को हाथ से दबाकर नीचे किया, जैसे किसी काम को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हो। फिर वह आंगन के बीच में खड़ा होकर बैलगाड़ी की तरफ देखने लगा और उसी वक्त उसे लगा कि जैसे आज उसके आंगन की मिट्टी भी उसे अलग नजर से देख रही है, जैसे वह समझ रही हो कि उसका कुम्हार अब कुछ देर के लिए कहीं और जाने वाला है। हरिराम कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखा। वही मिट्टी जो सालों से उसके हाथों में आकार लेती आई थी। और फिर उसने बिना कुछ कहे अंदर वाले कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमला भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। कमरे के अंदर हल्की सी ठंडक थी। दीवार के सहारे एक पुराना संदूक रखा था, जिसमें हरिराम अपनी जरूरी चीजें रखता था। उसने संदूक खोला और अंदर से एक मोटा सा कपड़े का झोला निकाला। उसमें उसने 2 जोड़ी कपड़े रखे, एक छोटा सा तौलिया और एक पुरानी लकड़ी की छोटी खुरपी, जो वह अक्सर मिट्टी निकालते वक्त साथ रखता था। कमला चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें सच में जाना जरूरी लग रहा है क्या? हरिराम ने झोले की गांठ बांधते हुए कहा, जरूरी तो नहीं है, मगर मन कह रहा है कि एक बार देख लेना चाहिए। कमला ने हल्की चिंता से कहा, तुम इन लोगों को जानते भी नहीं, पता नहीं कहां ले जाएं। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, हर जगह जाने से पहले आदमी अनजान ही होता है, और वैसे भी बैलगाड़ी लेकर आए हैं, कोई छुपी बात लगती नहीं। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जल्दी लौट आना। हरिराम ने बस सिर हिलाया और झोला उठाकर बाहर आ गया। आंगन में आते ही उसने देखा कि मोहन अब भी वहीं खड़ा था और बैलगाड़ी को ध्यान से देख रहा था। बैलों की पीठ पर सुबह की धूप पड़ रही थी और उनके बदन से हल्की भाप उठती दिख रही थी, जैसे वे भी लंबा सफर तय करने के लिए तैयार खड़े हों। रामदयाल और गोविंद चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे। हरिराम को बाहर आते देख रामदयाल खड़ा हो गया और बोला, तो चलें। हरिराम ने एक बार फिर अपने आंगन की तरफ देखा। दीवार पर टंगे बर्तन, चाक, भट्ठा और मिट्टी का ढेर सब वैसे ही थे जैसे हर दिन होते थे, मगर आज उसे लगा जैसे वह पहली बार उन्हें इस तरह देख रहा हो। कमला दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, रास्ते में कुछ खा लेना और अगर देर हो जाए तो किसी के घर रुक जाना। हरिराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो। फिर वह बैलगाड़ी की तरफ बढ़ा और पीछे बैठ गया।
गोविंद ने बैलों की रस्सी संभाली और हल्का सा इशारा किया। बैल धीरे धीरे चल पड़े। गांव की गली में पहियों की चरचराहट गूंजने लगी। मोहन थोड़ी दूर तक उनके पीछे पीछे भागता रहा, फिर गली के मोड़ पर रुक गया और हाथ हिलाने लगा। हरिराम पीछे मुड़कर उसे देखता रहा जब तक वह नजर से ओझल नहीं हो गया। गांव की आखिरी कच्ची झोपड़ियां पीछे छूटने लगीं। सामने खेतों का लंबा फैलाव शुरू हो गया। गेहूं की बालियां हल्की हवा में झूम रही थीं और दूर कहीं किसान अपने हल लेकर खेत में उतर रहे थे। बैलगाड़ी की चाल धीमी मगर स्टेडी थी। पहिए मिट्टी के रास्ते पर निशान छोड़ते जा रहे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, बस बैलों की घंटियों की आवाज और पहियों की चरमराहट सुनाई देती रही। फिर रामदयाल ने धीरे से कहा, रास्ता थोड़ा लंबा है मगर थकाने वाला नहीं। बीच में एक पुराना तालाब आएगा जहां लोग अक्सर रुककर पानी पीते हैं। हरिराम ने सिर हिलाया और रास्ते की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, उस जगह का नाम क्या है जहां आप मुझे ले जा रहे हैं? गोविंद ने जवाब दिया, उसका नाम अब लोग कम ही लेते हैं। पहले उसे चंद्रपुरा कहते थे। हरिराम ने यह नाम दोहराया, चंद्रपुरा। रामदयाल ने कहा, हाँ, कई साल पहले वह जगह कुम्हारों की बस्ती के लिए जानी जाती थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रास्ता अब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होने लगा था। कहीं कहीं छोटे पत्थर भी पड़े थे जिससे गाड़ी हल्की हिलती। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और हवा में गर्मी की हल्की परत महसूस होने लगी थी। करीब 1 घंटे बाद वे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जिसके नीचे मिट्टी का चौड़ा चबूतरा बना था। पास ही एक तालाब फैला हुआ था जिसका पानी धूप में चमक रहा था। गोविंद ने बैलों को रोक दिया। उन्होंने रस्सी ढीली की और बैलों को पानी की तरफ ले गए। रामदयाल ने कहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हरिराम गाड़ी से उतरा और तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। पानी बिल्कुल शांत था। उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिख रहा था। उसने हाथों में पानी लिया और चेहरा धोया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही उसे ताजगी महसूस हुई। तालाब के किनारे की मिट्टी थोड़ी गीली थी। हरिराम की नजर अनजाने में उस मिट्टी पर चली गई। वह झुककर थोड़ा सा मिट्टी उठाने लगा। उंगलियों के बीच दबाकर उसने उसकी बनावट महसूस की। वह आदत से मजबूर था। जहां भी मिट्टी दिखती उसकी उंगलियां उसे परखने लगतीं। रामदयाल पास आ गया और मुस्कुराकर बोला, कुम्हार की नजर है, मिट्टी देखते ही हाथ चलने लगते हैं। हरिराम ने भी हल्की मुस्कान दी, फिर बोला, यह मिट्टी ठीक है मगर थोड़ी ढीली है। घड़ा बन जाएगा मगर ज्यादा मजबूत नहीं होगा। रामदयाल ने कहा, बस थोड़ी दूर और चलेंगे तो आपको अलग मिट्टी मिलेगी। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर बैलगाड़ी में बैठ गए। अब रास्ता पहले से ज्यादा सुनसान होने लगा था। खेत कम होते जा रहे थे और उनकी जगह झाड़ियां और सूखी घास दिखने लगी थी। कभी कभी रास्ते के किनारे पुराने टूटे घर भी नजर आते, जैसे कभी वहां लोग रहते होंगे, मगर अब सब खाली पड़ा था। हरिराम ने उन टूटे घरों को देखा और पूछा, क्या यह सब उसी बस्ती के घर हैं? गोविंद ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, कभी यहां लोग रहते थे। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद दूर एक ऊंचा सा टीला दिखने लगा जिसके पीछे सूरज की रोशनी थोड़ी धुंधली लग रही थी। रामदयाल ने उस दिशा में इशारा किया और कहा, बस उसके पार ही चंद्रपुरा है। हरिराम ने उस टीले को ध्यान से देखा। उसके मन में एक अजीब सा एहसास उठने लगा, जैसे वह किसी नई जगह नहीं बल्कि किसी पुरानी कहानी के अंदर जा रहा हो। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस टीले की तरफ चढ़ने लगी। पेड़े मिट्टी में थोड़ा धंसते
और फिर बाहर निकलते। बैल अपनी पूरी ताकत से कदम बढ़ा रहे थे। जब गाड़ी टीले के ऊपर पहुंची तो सामने का दृश्य खुल गया। नीचे दूर तक फैली जमीन पर कुछ पुराने घरों के ढांचे दिख रहे थे। बीच में टूटा हुआ कुआं और थोड़ा किनारे पर एक बहुत बड़ा खाली मैदान, जहां की मिट्टी बाकी जगहों से अलग रंग की लग रही थी। हरिराम की नजर उसी मैदान पर टिक गई। मिट्टी हल्की लाल थी, जैसे उसमें कहीं गहराई में कोई और रंग छुपा हो। बैलगाड़ी धीरे धीरे ढलान से नीचे उतरने लगी और जैसे जैसे वे उस मैदान के पास पहुंचते गए, हरिराम को महसूस होने लगा कि हवा में भी मिट्टी की एक अलग सी गंध घुली हुई है। वह गंध वैसी नहीं थी जैसी सामान्य खेतों की मिट्टी से उठती है। उसमें कुछ भारीपन था, जैसे मिट्टी लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही हो और अब धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दिखा रही हो। बैलगाड़ी मैदान के किनारे आकर रुक गई। बैलों ने खुद ही कदम धीमे कर लिए थे, जैसे वे भी उस जगह की खामोशी को महसूस कर रहे हों। चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। दूर टूटे घरों की दीवारें धूप में फीकी लग रही थीं और हवा चलने पर सूखी घास हल्के हल्के हिलती थी। हरिराम धीरे से गाड़ी से उतरा और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे जो मिट्टी थी वह थोड़ी नरम लगी। उसने झुककर हाथ भर मिट्टी उठाई, उंगलियों के बीच दबाई, फिर उसे हथेली पर फैलाकर देखने लगा। मिट्टी का रंग सच में अलग था, हल्का लाल, मगर उसमें कहीं कहीं काली बारीक रेखाएं सी दिखाई दे रही थीं, जैसे उसमें कई तरह की परतें मिलकर बनी हों। रामदयाल और गोविंद भी पास आ गए, मगर दोनों चुप थे। वे हरिराम को देख रहे थे जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। हरिराम ने मिट्टी को सूंघा, फिर धीरे से बोला, यह मिट्टी साधारण नहीं है। रामदयाल ने धीरे से पूछा, कैसी लगी? हरिराम ने जवाब दिया, इसमें चिकनाहट भी है और मजबूती भी, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी समझ नहीं आ रहा। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और मैदान के बीच तक चला गया। हर कदम पर मिट्टी की बनावट थोड़ी बदलती महसूस हो रही थी, कहीं ज्यादा नरम, कहीं थोड़ी सख्त। कुछ दूर पर जमीन थोड़ी नीचे धंसी हुई थी, जैसे कभी वहां से मिट्टी निकाली गई हो। गोविंद ने कहा, पहले कुम्हार यहीं से मिट्टी निकालते थे। हरिराम उस धंसी हुई जगह के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने उंगलियों से मिट्टी हटाई और नीचे की परत को देखा। वहां का रंग और भी गहरा था। उसने थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे हथेली पर गोल करके दबाया। मिट्टी तुरंत चिकनी गेंद की तरह बन गई और टूटे बिना आकार में टिक गई। हरिराम की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, यह मिट्टी बहुत पुरानी है। रामदयाल ने पूछा, पुरानी मतलब? हरिराम ने मिट्टी को फिर से देखते हुए कहा, इसका रंग और बनावट बता रही है कि यह कई सालों से पानी और हवा के साथ बदलती रही है। ऐसी मिट्टी जल्दी नहीं बनती। गोविंद ने गहरी सांस ली और बोला, शायद इसी वजह से यहाँ के घड़े अलग होते थे। चारों तरफ खामोशी थी, बस हवा की हल्की आवाज और कभी कभी सूखी टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती। हरिराम ने धीरे से अपने हाथ झाड़े और चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटे घरों की तरफ देखते हुए उसने पूछा, यहां अब कोई नहीं रहता? रामदयाल ने सिर हिलाया। बहुत साल हो गए। धीरे धीरे सब लोग चले गए। हरिराम ने पूछा, आखिरी कुम्हार कब गया था यहां से? गोविंद ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद 15 साल पहले। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मैदान के बीच की तरफ देखा और बोला, क्या यहां चाक भी था पहले? रामदयाल ने दूर एक तरफ इशारा किया। वहां एक टूटा हुआ गोल पत्थर पड़ा था
जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। वे तीनों वहां गए। सच में वह पुराना चाक था, पत्थर का बना हुआ, अब टूट चुका था, मगर उसका गोल आकार अभी भी साफ दिखता था। हरिराम उसके पास बैठ गया और हाथ से उस पत्थर को छूने लगा। पत्थर ठंडा था, मगर उसमें जैसे पुरानी मेहनत की गर्मी छुपी हुई हो। हरिराम ने धीरे से कहा, यहां बहुत काम हुआ होगा। गोविंद ने कहा, हाँ, मेरे दादा बताते थे कि कभी यहां दिन भर चाक घूमते रहते थे। हरिराम ने जमीन पर पड़े सूखे टुकड़ों को देखा। कुछ पुराने बर्तनों के टूटे हिस्से अब भी मिट्टी में दबे पड़े थे। उसने उनमें से एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। टुकड़ा बहुत पतला था, मगर मजबूत लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की चमक थी। हरिराम ने उंगली से उस पर हल्का सा ठोंक कर देखा। रामदयाल ने पूछा, कैसा है? हरिराम ने कहा, जिसने भी बनाया है वह अच्छा कुम्हार रहा होगा। सूरज अब थोड़ा झुकने लगा था और मैदान पर लंबी परछाइयां फैलने लगी थीं। हवा अब पहले से ठंडी महसूस होने लगी थी। हरिराम उठकर फिर उसी जगह आया जहां मिट्टी की गहराई ज्यादा थी। उसने अपनी झोली से छोटी खुरपी निकाली और धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसने एक छोटा सा ढेर निकाल लिया। उसने मिट्टी को दोनों हाथों में लिया और दबाकर देखा, फिर उंगलियों से उसे मोड़कर पतली पट्टी बनाने लगा। पट्टी बिना टूटे लंबी बनती चली गई। हरिराम ने सिर हिलाया। रामदयाल ने पूछा, क्या सोच रहे हो? हरिराम ने शांत आवाज में कहा, अगर इस मिट्टी को सही तरह से गूंथा जाए तो इससे बहुत अच्छे घड़े बन सकते हैं। गोविंद ने धीरे से कहा, हम जानते थे। हरिराम ने मगर तुरंत कहा, मगर सिर्फ मिट्टी अच्छी होने से काम नहीं चलता, उसे समझना भी पड़ता है। रामदयाल ने पूछा, क्या तुम यहां काम करने की सोच रहे हो? हरिराम ने चारों तरफ देखा। खाली घर, टूटा कुआं, सूखी घास और यह लाल मिट्टी का मैदान। उसने धीरे से कहा, पहले एक घड़ा बनाकर देखना होगा। गोविंद ने पूछा, अभी? हरिराम ने सिर हिलाया। अगर चाक मिल जाए तो? रामदयाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, पुराना चाक तो टूटा है, मगर बैलगाड़ी में लकड़ी का छोटा चाक रखा है, हम उसे साथ लाए हैं। हरिराम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। रामदयाल ने मुस्कुराकर कहा, हमें उम्मीद थी कि तुम कोशिश जरूर करोगे। गोविंद बैलगाड़ी की तरफ गया और कुछ देर बाद एक छोटा लकड़ी का चाक लेकर आया। उन्होंने उसे मैदान के बीच थोड़ी समतल जगह पर रख दिया। हरिराम ने अभी निकाली हुई मिट्टी को पास रखा, फिर वह जमीन पर बैठ गया। कुछ पल उसने मिट्टी को हाथों में मसलते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उसकी नमी और बनावट को पूरी तरह महसूस करना चाहता हो। फिर उसने चाक को हल्का सा घुमाया। चाक धीरे धीरे घूमने लगा और उसी घूमते चाक के ऊपर उसने उस लाल मिट्टी का पहला ढेला रख दिया। चाक धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा था और हरिराम की उंगलियां उसी पुराने भरोसे के साथ मिट्टी को छूने लगीं, जैसे सालों से करती आई थीं। मगर इस बार उसके हाथों के नीचे जो मिट्टी थी वह नई थी, अनजानी थी, और उसी वजह से हरिराम की हर हरकत में एक अलग तरह की सावधानी भी थी। उसने पहले मिट्टी को हल्का दबाकर उसे चाक के बीच में टिकाया, फिर उंगलियों से उसे ऊपर उठाने लगा। मिट्टी नरम थी मगर ढीली नहीं। उसमें एक पकड़ थी, जैसे वह हाथों की ताकत को तुरंत समझ रही हो। रामदयाल और गोविंद कुछ दूर खड़े चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखें हरिराम की उंगलियों पर टिकी थीं, जैसे वे भी जानना चाहते हों कि यह मिट्टी अब क्या रूप लेगी। हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी और मैदान में हल्की धूल उठ रही थी, मगर चाक के पास बैठा हरिराम जैसे बाकी दुनिया से थोड़ा अलग हो गया था। उसका पूरा ध्यान बस उस घूमती मिट्टी पर था। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठी
पहले एक छोटा सा बेलन जैसा आकार बना, फिर हरिराम ने अंगूठे से बीच में हल्का दबाव दिया और उसी के साथ मिट्टी के अंदर खाली जगह बनने लगी। चाक की गति अब थोड़ी तेज थी और हरिराम के हाथ उसके साथ पूरी लय में चल रहे थे। मोहन यहां नहीं था, मगर अगर वह होता तो शायद वही पुरानी चमक उसकी आंखों में फिर दिखती, क्योंकि यह सच में ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खुद अपने आप आकार ले रही हो। कुछ ही देर में एक छोटा सा घड़ा बनता दिखाई देने लगा। उसकी दीवारें पतली थीं मगर मजबूत, और सतह पर एक अजीब सी चिकनाहट थी जो सामान्य मिट्टी में कम ही दिखती है। हरिराम की आंखों में ध्यान की गहराई थी। वह हर हलचल को महसूस कर रहा था, चाक की गति, मिट्टी की नमी और हवा की हल्की ठंडक। फिर अचानक उसने चाक की गति थोड़ी धीमी कर दी। उसकी उंगलियां अब भी घड़े की गर्दन को आकार दे रही थीं, और तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मिट्टी थोड़ी ज्यादा तेजी से ऊपर उठ रही थी। जितना दबाव वह दे रहा था उससे थोड़ा ज्यादा। हरिराम ने तुरंत हाथ रोक दिए। चाक घूमता रहा, मगर उसके हाथ अब मिट्टी को छू नहीं रहे थे। रामदयाल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? हरिराम कुछ पल चुप रहा। उसकी नजर उस अधबने घड़े पर थी। मिट्टी अब शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने धीरे से फिर उंगलियां रखीं और काम जारी रखा। इस बार सब सामान्य लगा। कुछ ही मिनटों में घड़ा पूरी तरह बन गया। हरिराम ने चाक की गति धीमी की और एक पतले धागे से घड़े को नीचे से काटकर अलग कर दिया। उसने उसे सावधानी से उठाकर पास की जमीन पर रख दिया। घड़ा धूप में हल्का चमक रहा था। रामदयाल आगे आया और झुककर उसे देखने लगा। उसने उंगली से हल्का सा छुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छा बना है। गोविंद ने भी देखा और सिर हिलाया। हरिराम मगर अभी भी उस घड़े को चुपचाप देख रहा था। उसके मन में वही पल घूम रहा था जब मिट्टी थोड़ी ज्यादा तेजी से ऊपर उठी थी। उसने खुद से कहा, शायद मेरा भ्रम रहा होगा। कभी कभी नई मिट्टी के साथ ऐसा महसूस हो जाता है। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी। सूरज अब मैदान के किनारे झुकने लगा था। हरिराम ने दूसरे ढेले की तरफ हाथ बढ़ाया। रामदयाल ने पूछा, एक और बनाओगे? हरिराम ने कहा, हाँ, एक से मिट्टी को ठीक से समझा नहीं जा सकता। उसने फिर चाक घुमाया। इस बार उसने थोड़ा बड़ा ढेला रखा। चाक घूमने लगा और मिट्टी फिर उसके हाथों में आकार लेने लगी। अब की बार उसने ध्यान और ज्यादा केंद्रित किया। हर छोटी हरकत को वह महसूस कर रहा था। मिट्टी सच में अलग थी। वह दबाव को तुरंत पकड़ लेती थी और थोड़ी ही देर में दूसरा घड़ा भी आकार लेने लगा। इस बार उसकी गर्दन थोड़ी लंबी थी और नीचे का हिस्सा चौड़ा। हरिराम को अब थोड़ा भरोसा होने लगा था कि वह इस मिट्टी को समझ सकता है, मगर तभी वही एहसास फिर आया। मिट्टी अचानक थोड़ी ज्यादा ऊपर उठी। बहुत ज्यादा नहीं, बस उतनी कि एक अनुभवी कुम्हार उसे तुरंत महसूस कर सके। हरिराम ने तुरंत चाक की गति धीमी की। उसने गहरी सांस ली और ध्यान से मिट्टी को संभाला। कुछ ही पल में घड़ा पूरा बन गया। उसने उसे भी काटकर जमीन पर रख दिया। अब वहां दो घड़े धूप में रखे थे। रामदयाल ने धीरे से कहा, क्या महसूस हुआ? हरिराम ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मिट्टी बहुत अच्छी है, मगर इसकी चाल थोड़ी अलग है। गोविंद ने पूछा, अलग कैसे? हरिराम ने कहा, जैसे इसमें थोड़ी ज्यादा जान है। यह बात कहते ही वह खुद हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद यह बस एक कहने का तरीका है, मगर रामदयाल और गोविंद ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही बात थी जो शायद वे पहले से जानते थे। मैदान में अब हल्की शाम उतरने लगी थी।
हवा में ठंडक बढ़ रही थी। दूर टूटे घरों की दीवारों पर सूरज की आखिरी रोशनी पड़ रही थी। हरिराम ने दोनों घड़ों को ध्यान से देखा। फिर उसने धीरे से कहा, कल सुबह अगर मिट्टी इसी तरह रही तो हम और काम कर सकते हैं। रामदयाल ने पूछा, मतलब तुम यहां रुकने को तैयार हो? हरिराम ने थोड़ी देर मैदान की तरफ देखा, फिर उस लाल मिट्टी को देखा। उसने शांत स्वर में कहा, आज की रात यहीं रुककर देखते हैं। गोविंद ने सिर हिलाया। उन्होंने बैलगाड़ी को मैदान के किनारे खड़ा किया और पास ही सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके छोटी सी आग जला दी। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में एक एक करके तारे दिखाई देने लगे। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। हरिराम आग के पास बैठा था। उसके सामने वही दो घड़े रखे थे जो उसने अभी बनाए थे। वह उन्हें ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि आग की रोशनी में उन घड़ों की सतह पर हल्की चमक दिखाई दे रही है। पहले उसे लगा यह सिर्फ आग की रोशनी है, मगर फिर उसने गौर किया। चमक मिट्टी के अंदर से आ रही थी, बहुत हल्की मगर साफ। हरिराम थोड़ा आगे झुका और उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि जिस मिट्टी को वह इतने सालों से आकार देता आया है, शायद इस बार वही मिट्टी उसे कुछ दिखाने वाली है। हरिराम कुछ देर तक चुपचाप उन दोनों घड़ों को देखता रहा। आग की लपटें धीरे धीरे हिल रही थीं और उनकी रोशनी मिट्टी की सतह पर पड़कर हल्की चमक बना रही थी। मगर जितना वह ध्यान से देखता, उतना उसे लगता कि वह चमक सिर्फ आग की वजह से नहीं है, जैसे घड़े की सतह के नीचे कहीं बहुत हल्की सी चमक दब कर बैठी हो। रामदयाल और गोविंद भी पास ही बैठे थे। दोनों ने देखा कि हरिराम काफी देर से बिना बोले घड़ों को देख रहा है। रामदयाल ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? हरिराम ने नजरें हटाए बिना कहा, तुम्हें कभी लगा कि मिट्टी के अंदर कुछ छुपा हो सकता है? गोविंद ने हल्की हंसी में कहा, मिट्टी के अंदर तो बहुत कुछ छुपा होता है। बीज, पानी की नमी, पुराने समय की परतें। हरिराम ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें अब भी घड़ों पर थीं। आग की लपटें थोड़ी धीमी हो गई थीं और चारों तरफ रात की ठंडक बढ़ने लगी थी। दूर कहीं कोई पक्षी अचानक आवाज करता और फिर सब फिर से शांत हो जाता। हरिराम ने धीरे से हाथ बढ़ाकर एक घड़ा उठाया। वह अभी कच्चा था, इसलिए उसने बहुत सावधानी से उसे पकड़ा। घड़ा हाथ में ठंडा लगा, मगर उसकी सतह पर उंगलियां फेरते ही उसे फिर वही हल्की चिकनाहट महसूस हुई जो दिन में भी महसूस हुई थी। उसने घड़े को कान के पास ले जाकर हल्का सा ठोंका। आवाज साफ थी, मगर उसमें एक गूंज थी जो थोड़ी देर तक टिकती रही। रामदयाल ने ध्यान से देखा और पूछा, आवाज कैसी है? हरिराम ने कहा, अभी कच्चा है इसलिए पूरी बात नहीं पता चलेगी, मगर आवाज साफ है। उसने घड़ा वापस धीरे से जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद तीनों चुपचाप आग के पास बैठे रहे। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में इतने तारे थे कि लगता था जैसे कोई काली चादर पर छोटे छोटे दिए जला दिए गए हों। हवा अब मैदान के ऊपर से धीरे धीरे गुजर रही थी और सूखी घास की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हरिराम ने जमीन पर हाथ रखा और मिट्टी को छुआ। रात में मिट्टी थोड़ी ठंडी हो गई थी। उसने उंगलियों से थोड़ा सा हिस्सा कुरेदा और फिर हथेली में दबाया। मिट्टी अब भी वही थी, वही लाल रंग, वही चिकनाहट, मगर उसे महसूस हुआ कि रात में इसकी गंध थोड़ी और गहरी हो गई है, जैसे मिट्टी दिन की धूप के बाद अब अपनी असली खुशबू छोड़ रही हो। रामदयाल ने धीरे से कहा, मेरे दादा कहते थे कि इस मिट्टी की असली चाल रात में समझ आती है। हरिराम ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? गोविंद ने जवाब दिया, वे कहते थे कि दिन में यह मिट्टी बस मिट्टी रहती है,
मगर रात में इसका स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। हरिराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिट्टी का स्वभाव बदलना थोड़ा अजीब लगता है। रामदयाल ने भी मुस्कुराकर कहा, शायद हमारे दादा की कल्पना रही होगी। फिर भी तीनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आग अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। हरिराम ने सूखी लकड़ियों के 2 टुकड़े और डाल दिए। लपटें फिर थोड़ी तेज हो गईं। घड़ों की सतह पर फिर वही हल्की चमक दिखाई देने लगी। इस बार हरिराम ने ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे चमक एक जगह नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे घड़े में घूम रही है। बहुत हल्की, इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान न दे तो शायद उसे दिखाई ही न दे। हरिराम थोड़ा और पास झुक गया। उसने उंगलियों से घड़े की सतह को छुआ। सतह ठंडी थी, चमक वैसे ही बनी रही। उसने धीरे से कहा, यह रोशनी आग की नहीं है। रामदयाल ने पूछा, फिर किसकी है? हरिराम ने सिर हिलाया, पता नहीं। गोविंद भी अब थोड़ा आगे आ गया। तीनों कुछ देर तक घड़ों को देखते रहे। फिर अचानक हवा का एक झोंका आया और आग की लपट एक पल के लिए तेज होकर उठी। उस रोशनी में घड़े की सतह पर बनी चमक एक पल के लिए साफ दिखाई दी, जैसे मिट्टी के अंदर बहुत बारीक चमकीले कण हों। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने कहा, इस मिट्टी में कुछ मिला हुआ है। रामदयाल ने पूछा, क्या? हरिराम ने जवाब दिया, अभी कहना मुश्किल है, मगर यह सामान्य मिट्टी नहीं है। कुछ देर बाद उन्होंने खाने के लिए साथ लाया हुआ सूखा रोटी और थोड़ा गुड़ निकाला। तीनों ने चुपचाप खाना खाया। खाने के बाद गोविंद बैलगाड़ी के पास जाकर लेट गया। रामदयाल भी थोड़ी देर बाद वहीं लेट गया, मगर हरिराम अभी भी जाग रहा था। वह आग के पास बैठा उन दोनों घड़ों को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वह इस मिट्टी को थोड़ा और समझना चाहता हो। कुछ देर बाद उसने फिर थोड़ा सा मिट्टी उठाई और उसे उंगलियों में मसलने लगा। रात अब और गहरी हो गई थी। हवा ठंडी थी और मैदान पूरी तरह शांत। दूर टूटे घरों की दीवारें अब बस काली परछाइयों जैसी लग रही थीं। हरिराम ने अचानक महसूस किया कि जमीन के नीचे कहीं बहुत हल्की सी कंपन हो रही है। पहले उसे लगा शायद उसका भ्रम है, मगर उसने फिर हाथ जमीन पर रखा। इस बार उसे साफ महसूस हुआ, बहुत हल्की मगर लगातार, जैसे जमीन के नीचे कहीं कोई बहुत धीमी चाल से कुछ हिल रहा हो। हरिराम सीधा बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। रामदयाल और गोविंद गहरी नींद में थे। आसपास सब कुछ शांत था, मगर जमीन की वह हल्की कंपन पे भी बनी हुई थी। हरिराम ने धीरे से सामने रखे घड़ों की तरफ देखा और तभी उसने देखा कि उन दोनों घड़ों की सतह पर वही हल्की चमक अब थोड़ी तेज हो गई है। हरिराम कुछ पल बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखें उन घड़ों पर टिकी थीं और उसके हाथ अब भी जमीन पर टिके हुए थे, जहां उसे हल्की कंपन महसूस हो रही थी। हवा ठंडी थी, मगर उसके अंदर एक अलग तरह की गर्मी सी उठ रही थी, जैसे कोई अनजानी बात धीरे धीरे उसके सामने खुलने वाली हो। आग अब बहुत धीमी रह गई थी। बस अंगारों की हल्की लाल रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। उसी रोशनी में घड़ों की सतह पर बनी चमक अब थोड़ी साफ दिखाई दे रही थी। वह चमक स्थिर नहीं थी, जैसे बहुत बारीक कण मिट्टी के अंदर धीरे धीरे हिल रहे हों। हरिराम धीरे से आगे खिसका। उसने अपना चेहरा घड़ों के थोड़ा पास ले जाकर देखा। उसकी सांसें अब बहुत धीमी थीं। वह ध्यान से उस चमक को देखने लगा। मिट्टी की सतह के नीचे जैसे बहुत बारीक चमकीले धागे फैले हुए हों और वे बहुत हल्के हल्के हिल रहे थे। हरिराम ने उंगलियों से घड़े को छुआ। घड़ा ठंडा था, मगर जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर फिरीं, चमक एक पल के लिए और तेज हो गई।
हरिराम तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसके मन में एक साथ कई बातें घूमने लगीं। क्या यह वही बात है जिसके कारण यहाँ के कुम्हारों ने काम छोड़ दिया था, या यह सिर्फ उसकी कल्पना है? उसने फिर जमीन पर हाथ रखा। कंपन अब भी थी, बहुत हल्की, जैसे दूर कहीं बहुत गहराई में कुछ धीरे धीरे चल रहा हो। हरिराम ने धीरे से रामदयाल को आवाज दी, रामदयाल। रामदयाल ने करवट बदली मगर जागा नहीं। गोविंद भी गहरी नींद में था। हरिराम ने उन्हें फिर नहीं जगाया। वह फिर से घड़ों की तरफ देखने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि चमक धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ ही देर में वह फिर उतनी हल्की हो गई जितनी पहले थी। जमीन की कंपन भी धीरे धीरे कम होती महसूस हुई। कुछ मिनट बाद सब फिर बिल्कुल शांत हो गया। हरिराम ने लंबी सांस ली। उसने घड़ों को थोड़ा दूर खिसका दिया और खुद जमीन पर बैठकर पीठ बैलगाड़ी के पहिए से टिकाई। आसमान की तरफ देखा। तारे अब भी वैसे ही चमक रहे थे, जैसे ऊपर की दुनिया बिल्कुल शांत हो और नीचे की मिट्टी में कुछ और ही कहानी चल रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। पूरे दिन का सफर और काम उसके शरीर में थकान बनकर उतर चुका था। कुछ देर बाद वह भी वहीं बैठा बैठा ऊँघने लगा। रात धीरे धीरे गुजरती रही। हवा कभी ठंडी होकर गुजरती, कभी बिल्कुल थम जाती। मैदान में वही सन्नाटा फैला रहा। सुबह की हल्की सफेदी धीरे धीरे आसमान के किनारे पर दिखाई देने लगी। सबसे पहले पक्षियों की आवाज सुनाई दी, फिर दूर कहीं से किसी जानवर की आवाज आई। हरिराम की आंख खुली। उसने तुरंत सामने देखा। दोनों घड़े वैसे ही पड़े थे। अब उन पर कोई चमक नहीं थी, बस साधारण कच्ची मिट्टी की तरह। हरिराम धीरे से उठा और पास जाकर बैठ गया। उसने एक घड़े को उठाकर ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने उंगली से हल्का सा ठोका। आवाज वही थी। रामदयाल भी अब उठ चुका था। उसने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, रात ठीक से गुजरी? हरिराम ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ। गोविंद भी उठकर पास आ गया। उसने घड़ों को देखा और बोला, ये तो अच्छे बन गए। हरिराम ने सिर हिलाया। फिर वह थोड़ी दूर उस जगह चला गया जहां से उसने मिट्टी निकाली थी। सुबह की धूप अभी नरम थी और मिट्टी का लाल रंग अब साफ दिखाई दे रहा था। उसने झुककर फिर से मिट्टी उठाई, उंगलियों में दबाई। अब सब सामान्य लग रहा था, जैसे रात की बात कोई सपना रही हो। रामदयाल पास आया और बोला, आज क्या सोच रहे हो? हरिराम ने कहा, आज थोड़ा और मिट्टी निकाल कर देखते हैं। गोविंद ने बैलगाड़ी से फावड़ा निकालकर उसे दे दिया। हरिराम ने धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू किया। ऊपरी परत हटाते ही नीचे का रंग थोड़ा और गहरा दिखाई दिया। उसने फावड़े से 2-3 और चोट मारी। मिट्टी ढीली होकर अलग होने लगी। कुछ ही देर में छोटा सा गड्ढा बन गया। हरिराम ने फावड़ा एक तरफ रखा और हाथ से नीचे की मिट्टी हटाने लगा। तभी उसकी उंगलियों को कुछ सख्त चीज महसूस हुई, जैसे कोई पत्थर हो। उसने थोड़ा और मिट्टी हटाई। नीचे गोल सा हिस्सा दिखाई दिया। रामदयाल ने पूछा, क्या मिला? हरिराम ने कहा, शायद कोई पुराना बर्तन। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे एक पूरा घड़ा मिट्टी से बाहर आने लगा। घड़ा बहुत पुराना था। उसकी सतह पर मिट्टी की मोटी परत चिपकी हुई थी। गोविंद भी पास आ गया। तीनों ने मिलकर धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। घड़ा भारी था और पूरी तरह बंद था। हरिराम ने उसकी सतह से थोड़ी मिट्टी साफ की। नीचे वही लाल रंग दिखाई दिया, मगर यह घड़ा उसके बनाए घड़ों से थोड़ा अलग था। उसकी गर्दन छोटी थी और शरीर गोल। रामदयाल ने धीरे से कहा, यह बहुत पुराना लगता है। हरिराम ने घड़े को ध्यान से देखा। उसकी सतह पर बहुत बारीक रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से हल्के हल्के निशान बनाए हों। हरिराम ने उंगली से एक रेखा पर हाथ फेरा।
मिट्टी ठंडी थी, मगर उसी पल उसे फिर वही हल्की कंपन महसूस हुई। इस बार जमीन में नहीं, सीधे उस घड़े के अंदर से। हरिराम तुरंत ठिठक गया। उसने धीरे से कहा, इसे खोलना पड़ेगा। रामदयाल और गोविंद ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैदान में सुबह की धूप फैलने लगी थी और तीनों की नजर अब उस पुराने बंद घड़े पर टिकी हुई थी। सुबह की धूप अब मैदान में फैलने लगी थी और लाल मिट्टी की सतह पर हल्की गर्माहट उतरने लगी थी, मगर हरिराम के हाथ में पकड़ा वह पुराना घड़ा अभी भी ठंडा महसूस हो रहा था, जैसे वह कई सालों से मिट्टी के नीचे पड़ा रहा हो और अभी भी उसी ठंडक को संभाले हुए हो। हरिराम कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे घड़े की गर्दन के पास घूम रही थीं, जहां ढक्कन जैसा हिस्सा बना हुआ था। यह साफ दिखाई दे रहा था कि घड़ा कभी ठीक से बंद किया गया था, मगर समय के साथ मिट्टी की परतें उस जोड़ के ऊपर जम गई थीं। रामदयाल ने धीरे से पूछा, क्या लगता है अंदर क्या होगा? हरिराम ने सिर हिलाया। अभी कुछ कहना मुश्किल है। गोविंद ने कहा, अगर यह सच में पुराना है तो हो सकता है किसी ने इसमें कुछ संभाल कर रखा हो। हवा अब थोड़ी तेज चलने लगी थी और सूखी घास हल्की आवाज कर रही थी, मगर उस पल तीनों का ध्यान सिर्फ उसी घड़े पर था। हरिराम ने अपनी झोली से छोटी खुरपी निकाली और बहुत सावधानी से घड़े की गर्दन के पास जमी मिट्टी को कुरेदने लगा। मिट्टी धीरे धीरे अलग होने लगी। हर बार जब खुरपी की नोक मिट्टी को छूती तो हल्की सी खुरचने की आवाज आती। कुछ ही देर में गर्दन के चारों तरफ की परत साफ हो गई। अब साफ दिख रहा था कि ऊपर का हिस्सा अलग ढक्कन की तरह बना हुआ है। हरिराम ने खुरपी एक तरफ रख दी। उसने दोनों हाथों से ढक्कन को पकड़कर हल्का सा घुमाने की कोशिश की। पहले वह बिल्कुल नहीं हिला। गोविंद ने कहा, शायद बहुत सालों से बंद है। हरिराम ने थोड़ा और जोर लगाया। ढक्कन थोड़ा सा हिला। मिट्टी की सूखी आवाज आई। रामदयाल आगे झुकाया। तीनों की सांसें अब थोड़ी धीमी हो गई थीं। हरिराम ने फिर धीरे से घुमाया। इस बार ढक्कन थोड़ा ऊपर उठा। जोड़ की जगह से हल्की सी मिट्टी झड़कर नीचे गिर गई और फिर धीरे धीरे वह ढक्कन अलग हो गया। घड़े के अंदर गहरा अंधेरा था। सुबह की रोशनी सीधे अंदर नहीं पहुंच रही थी। हरिराम ने घड़े को थोड़ा झुकाकर अंदर झांका। पहले उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दिया, फिर उसकी आंखें अंधेरे की आदत होने लगीं। अंदर कुछ गोल गोल चीजें रखी थीं। उसने हाथ अंदर डाला। रामदयाल और गोविंद ध्यान से देख रहे थे। हरिराम की उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराईं। उसने धीरे से एक चीज बाहर निकाली। वह एक छोटा मिट्टी का टुकड़ा था, मगर साधारण टुकड़ा नहीं। वह बहुत चिकना था और उस पर छोटे छोटे गोल निशान बने हुए थे। गोविंद ने पूछा, क्या है? हरिराम ने उसे धूप में घुमाकर देखा। वह गोल चकती जैसा था, जैसे किसी ने मिट्टी से सिक्के जैसी चीज बनाई हो। उसने घड़े में फिर हाथ डाला। अंदर कई ऐसी चकती पड़ी थीं। हरिराम ने 2-3 और निकालकर जमीन पर रख दी। रामदयाल ने एक उठाकर देखा। उसकी सतह पर बारीक निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगली से हल्का दबाकर गोल घेरा बनाया हो। गोविंद ने कहा, यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हरिराम भी ध्यान से उन्हें देख रहा था। मिट्टी की चकती हल्की चमक रही थी, वैसी ही हल्की चमक जैसी रात को घड़ों पर दिखी थी। हरिराम ने धीरे से कहा, यह उसी मिट्टी से बनी है। रामदयाल ने पूछा, मगर इन्हें बनाया किसने होगा? हरिराम ने आसपास फैले टूटे घरों की तरफ देखा। शायद किसी पुराने कुम्हार ने। उसने एक चकती को उंगलियों में घुमाया। उसकी बनावट बहुत सटीक थी।
जैसे किसी ने बहुत ध्यान से बनाया हो। फिर अचानक उसे वही हल्की कंपन फिर महसूस हुई, इस बार उसके हाथ में। वह तुरंत रुक गया। चकती उसकी उंगलियों के बीच हल्का सा कांपी, बहुत हल्का मगर साफ। हरिराम ने तुरंत उसे जमीन पर रख दिया। रामदयाल ने पूछा, क्या हुआ? हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? दोनों ने सिर हिलाया, नहीं। हरिराम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बाकी चकतियों को भी ध्यान से देखा। सब बिल्कुल एक जैसी थीं, मगर हर एक की सतह पर बने निशान थोड़े अलग थे, जैसे हर चकती किसी अलग हाथ से बनी हो। गोविंद ने कहा, क्या ये किसी तरह के निशान हैं? हरिराम ने कहा, हो सकता है, या शायद ये सिर्फ उंगलियों के दबाव हों। हवा अब और साफ हो गई थी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। मैदान का लाल रंग और गहरा दिखाई देने लगा था। हरिराम ने घड़े के अंदर फिर देखा। अब अंदर कुछ और नहीं था, बस खाली जगह। उसने धीरे से कहा, यह घड़ा बहुत समय से मिट्टी के नीचे था। रामदयाल ने पूछा, इन चकतियों का क्या करेंगे? हरिराम ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, पहले इन्हें समझना पड़ेगा। उसने एक चकती उठाई और ध्यान से देखने लगा। उसके किनारे बिल्कुल बराबर थे, जैसे किसी ने चाक पर घुमाकर बनाया हो। मगर इतनी छोटी चीज चाक पर बनाना आसान नहीं होता। हरिराम ने धीरे से कहा, जिसने भी इन्हें बनाया वह बहुत धैर्य वाला कुम्हार रहा होगा। गोविंद ने पूछा, क्या यह किसी काम की चीज है? हरिराम ने जवाब दिया, अभी कहना मुश्किल है, मगर एक बात साफ है, यह मिट्टी साधारण नहीं है। उसने फिर जमीन की तरफ देखा जहां से यह घड़ा निकला था। गड्ढे के अंदर मिट्टी अब भी गहरी लाल दिख रही थी। हरिराम ने धीरे से कहा, यहां और भी चीजें हो सकती हैं। रामदयाल ने पूछा, क्या मतलब? हरिराम ने फावड़ा उठाते हुए कहा, अगर एक घड़ा मिला है तो शायद और भी दबे हों। गोविंद ने तुरंत कहा, तो खोद कर देखते हैं। तीनों फिर उस गड्ढे के पास खड़े हो गए। हरिराम ने फावड़ा उठाया और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी नरम थी, इसलिए जल्दी अलग हो रही थी। कुछ ही देर में गड्ढा थोड़ा और गहरा हो गया। फिर अचानक फावड़े की नोक फिर किसी सख्त चीज से टकराई। इस बार आवाज थोड़ी साफ आई। हरिराम रुक गया। रामदयाल और गोविंद दोनों झुककर देखने लगे। हरिराम ने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे फिर वही गोल सा आकार दिखाई दिया, मगर इस बार वह पहले वाले घड़े से बड़ा लग रहा था। हरिराम ने धीरे से कहा, यहां सच में और भी कुछ दबा हुआ है। सुबह की धूप अब पूरी तरह मैदान पर फैल चुकी थी और लाल मिट्टी के उस गड्ढे के अंदर से एक और पुराना घड़ा धीरे धीरे बाहर आने लगा। हरिराम ने फावड़ा एक तरफ रख दिया और हाथों से बहुत सावधानी से मिट्टी हटाने लगा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि नीचे जो भी दबा है वह कई सालों से वहीं पड़ा है और जरा सी जल्दी में वह टूट भी सकता है। रामदयाल और गोविंद दोनों झुककर पास खड़े थे। तीनों की नजर उसी जगह पर टिकी हुई थी जहां मिट्टी के बीच से घड़े का गोल हिस्सा धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। यह घड़ा पहले वाले से बड़ा था और उसका रंग भी थोड़ा अलग लग रहा था। ऊपर की सतह पर मिट्टी की मोटी परत चिपकी हुई थी, जिससे उसका असली रंग साफ नहीं दिख रहा था। हरिराम ने उंगलियों से धीरे धीरे मिट्टी हटाई। घड़े का आधा हिस्सा अब साफ दिखाई देने लगा था। उसकी गर्दन थोड़ी चौड़ी थी और ऊपर का हिस्सा फिर से बंद लग रहा था, मगर इस बार ढक्कन अलग तरह का था, जैसे किसी ने उसे बहुत कसकर सील कर दिया हो। गोविंद ने धीरे से कहा, लगता है इसमें भी कुछ रखा हुआ है। रामदयाल ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में उत्सुकता के साथ थोड़ा डर भी था, जैसे वह खुद भी नहीं जानता था कि अब क्या निकलने वाला है। हरिराम ने बहुत धीरे धीरे मिट्टी हटाकर घड़े को पूरी तरह बाहर निकाला। घड़ा भारी था।
तीनों ने मिलकर उसे गड्ढे के किनारे जमीन पर रखा। धूप अब उसकी सतह पर पड़ रही थी और मिट्टी की सूखी परत हल्की दरारों में टूटने लगी थी। हरिराम ने अपनी हथेली से धीरे धीरे उस पर लगी मिट्टी झाड़ी। नीचे से वही गहरा लाल रंग दिखाई दिया जो इस मैदान की मिट्टी में था, मगर इस घड़े की सतह पर कुछ और भी था। बहुत बारीक रेखाएं, पहले वाले घड़े की तरह, मगर इस बार वे रेखाएं सिर्फ उंगलियों के निशान नहीं लग रही थीं। वे किसी तरह के घुमावदार चिन्ह जैसे थे। हरिराम ने उंगली से एक निशान पर हाथ फेरा। मिट्टी ठंडी थी। रामदयाल ने पूछा, यह क्या है? हरिराम ने धीरे से कहा, शायद किसी ने जानबूझकर बनाए हैं। गोविंद ने कहा, जैसे कोई निशानी। कुछ पल तीनों चुप रहे। हवा मैदान के ऊपर से गुजर रही थी और दूर टूटे घरों की दीवारों पर धूप चमक रही थी। हरिराम ने धीरे से कहा, इसे खोलकर देखना पड़ेगा। इस बार उसने और भी ज्यादा सावधानी बरती। उसने पहले गर्दन के पास जमी मिट्टी को धीरे धीरे हटाया। खुरपी की नोक बहुत हल्के हाथ से चल रही थी। कई मिनट लगे, मगर आखिरकार जोड़ की जगह साफ हो गई। इस बार ढक्कन बिल्कुल नहीं हिल रहा था। हरिराम ने दोनों हाथों से पकड़कर घुमाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। गोविंद ने कहा, शायद अंदर से चिपक गया है। हरिराम ने थोड़ा जोर लगाया। मिट्टी की सूखी आवाज आई। ढक्कन थोड़ा सा हिला। रामदयाल ने सांस रोक ली। हरिराम ने फिर धीरे से घुमाया और आखिरकार ढक्कन खुल गया। जैसे ही ढक्कन अलग हुआ, घड़े के अंदर से बहुत हल्की सी ठंडी हवा बाहर निकली। इतनी हल्की कि शायद कोई और महसूस न करता, मगर हरिराम ने उसे साफ महसूस किया। उसने घड़े के अंदर झांका। अंदर इस बार चकती जैसी चीजें नहीं थीं। अंदर एक ही चीज रखी थी, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र, जैसे बहुत छोटा घड़ा। उसकी गर्दन पतली थी और ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा हुआ था। हरिराम ने धीरे से उसे बाहर निकाला। वह हल्का था। उसकी सतह बहुत चिकनी थी। रामदयाल ने पूछा, इसमें क्या होगा? हरिराम ने जवाब नहीं दिया। वह उस छोटे पात्र को ध्यान से देख रहा था। उसकी सतह पर भी वही हल्की चमक थी जो रात को दिखाई दी थी। गोविंद ने धीरे से कहा, खोलकर देखो। हरिराम ने धीरे से उसका ढक्कन पकड़कर घुमाया। यह ढक्कन आसानी से खुल गया, जैसे उसे कभी कसकर बंद ही नहीं किया गया था। जैसे ही ढक्कन खुला, तीनों ने अंदर झांका। अंदर बस थोड़ी सी मिट्टी थी, मगर वह मिट्टी बाकी मिट्टी से अलग लग रही थी। उसका रंग गहरा था और उसमें बहुत बारीक चमकीले कण थे। धूप पड़ते ही वे कण हल्की रोशनी में चमकने लगे। हरिराम ने उंगली से थोड़ा सा हिस्सा उठाया। मिट्टी बहुत महीन थी, लगभग पाउडर जैसी। उसने उसे हथेली पर फैलाकर देखा। चमक और साफ दिखाई देने लगी। रामदयाल ने धीरे से पूछा, यह क्या हो सकता है? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद यही वजह है। गोविंद ने पूछा, किस बात की? हरिराम ने उस मिट्टी को ध्यान से देखते हुए कहा, इसी वजह से इस मैदान की मिट्टी अलग है। रामदयाल ने कहा, मतलब? हरिराम ने जवाब दिया, शायद यह मिट्टी किसी और चीज के साथ मिली हुई है। उसने फिर उस पाउडर जैसी मिट्टी को सूंघा। उसमें एक अलग गंध थी, जैसे बहुत पुराने पत्थर की। हरिराम ने धीरे से कहा, यह बहुत पुरानी लगती है। गोविंद ने पूछा, अब क्या करेंगे? हरिराम ने थोड़ा सोचकर कहा, इसे वापस घड़े में रख दो। रामदयाल ने पूछा, क्यों? हरिराम ने कहा, अभी इसे छेड़ना ठीक नहीं। उसने सावधानी से वह पाउडर वापस छोटे पात्र में डाल दिया।
फिर पात्र को बड़े घड़े के पास रख दिया। कुछ देर तीनों चुप रहे। मैदान अब पूरी तरह धूप से भर चुका था। लाल मिट्टी का रंग दूर तक फैलता दिख रहा था। हरिराम ने उस गड्ढे की तरफ देखा जहां से ये घड़े निकले थे। फिर धीरे से बोला, यहां बहुत समय पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम अभी नहीं जानते। रामदयाल ने पूछा, क्या? हरिराम ने सिर हिलाया, पता नहीं, मगर इतना साफ है कि यहाँ के पुराने कुम्हार सिर्फ बर्तन नहीं बना रहे थे, वे इस मिट्टी को समझ रहे थे। गोविंद ने पूछा, क्या हम भी समझ पाएंगे? हरिराम ने मैदान की तरफ देखा, फिर अपने हाथों को, जिनमें अब भी मिट्टी लगी हुई थी। उसने धीरे से कहा, कोशिश करेंगे। मगर उसी वक्त उसे फिर वही हल्की कंपन महसूस हुई, इस बार गड्ढे के अंदर से। तीनों की नजर तुरंत उस गड्ढे की तरफ गई और उन्होंने देखा कि नीचे की मिट्टी की सतह पर बहुत हल्की दरार उभरने लगी है। पहले तो तीनों को लगा शायद मिट्टी बस ढह रही है, क्योंकि ऊपर से काफी खोदाई हो चुकी थी, मगर कुछ ही पल में वह दरार थोड़ी और लंबी हो गई, जैसे जमीन के नीचे से किसी ने हल्का सा दबाव दिया हो। हरिराम तुरंत झुककर गड्ढे के किनारे बैठ गया। उसकी नजर उस दरार पर टिक गई थी। मिट्टी की सतह पर एक पतली सी रेखा बनी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, इतनी धीमी कि अगर कोई ध्यान न दे तो शायद उसे दिखाई ही न दे। रामदयाल ने धीरे से कहा, यह तो अपने आप फैल रही है। गोविंद ने घबराकर आसपास देखा, मगर मैदान में सब कुछ वैसा ही था। हवा चल रही थी, दूर सूखी घास हिल रही थी और टूटे घरों की दीवारें चुपचाप खड़ी थीं। हरिराम ने हाथ बढ़ाकर गड्ढे की मिट्टी को छुआ। मिट्टी थोड़ी ढीली लग रही थी। उसने धीरे से कहा, पीछे हट जाओ। तीनों थोड़ा पीछे आ गए। दरार अब गड्ढे के बीच तक पहुंच गई थी। फिर अचानक मिट्टी का छोटा सा हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। हल्की सी आवाज हुई और उसी के साथ गड्ढे के नीचे का हिस्सा थोड़ा खुल गया। अब नीचे की परत साफ दिखाई दे रही थी। वह ऊपर की लाल मिट्टी जैसी नहीं थी। उसका रंग गहरा भूरा था और उसकी सतह बहुत चिकनी लग रही थी। हरिराम धीरे से फिर आगे बढ़ा। उसने हाथ से थोड़ा सा हिस्सा हटाया। नीचे की मिट्टी अलग थी, जैसे कई सालों तक दबकर सख्त हो गई हो। रामदयाल ने पूछा, क्या नीचे और कुछ है? हरिराम ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। उसने फावड़ा उठाया और बहुत धीरे धीरे उस परत को हटाने लगा। फावड़े की नोक उस सख्त मिट्टी पर लगी तो हल्की खुरचने की आवाज आई। 2-3 बार चोट मारने के बाद वह परत थोड़ी टूटने लगी। कुछ ही देर में नीचे एक गोल सा किनारा दिखाई दिया। तीनों की सांसें रुक सी गईं। वह घड़ा नहीं था, वह उससे कहीं बड़ा था, जैसे कोई बहुत बड़ा पात्र मिट्टी के अंदर दबा हो। हरिराम ने सावधानी से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे उसका गोल आकार साफ होने लगा। वह एक विशाल मिट्टी का घड़ा था, इतना बड़ा कि अगर पूरा बाहर आ जाए तो शायद आदमी की कमर तक पहुंचे। गोविंद ने धीमी आवाज में कहा, यह तो बहुत बड़ा है। रामदयाल ने कहा, शायद यही इस जगह का असली घड़ा है। हरिराम कुछ नहीं बोला। वह बस मिट्टी हटाता रहा। आधा घंटा बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा घड़ा लगभग पूरा दिखाई देने लगा। उसकी सतह पर मोटी मिट्टी चिपकी हुई थी, मगर जहां जहां हरिराम ने हाथ फेरा वहां नीचे का रंग झलकने लगा, गहरा लाल। मगर इस बार उस पर बने निशान पहले से कहीं ज्यादा थे। पूरा घड़ा जैसे बारीक रेखाओं से भरा हुआ था, घुमावदार, लहरदार, एक दूसरे में मिलती हुई रेखाएं, जैसे किसी ने मिट्टी पर कोई कहानी उकेरी हो। रामदयाल ने धीरे से कहा, यह तो किसी ने बहुत सोचकर बनाया होगा।
हरिराम ने उंगली से एक रेखा पर हाथ फेरा। रेखा बहुत गहरी नहीं थी, मगर पूरे घड़े पर फैली हुई थी, जैसे कोई पैटर्न हो। गोविंद ने पूछा, इसे खोलेंगे? हरिराम ने घड़े की गर्दन की तरफ देखा। ऊपर का हिस्सा मिट्टी से ढका हुआ था, मगर ढक्कन जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे यह घड़ा ऊपर से पूरी तरह बंद ही बनाया गया हो। रामदयाल ने कहा, अगर यह बंद है तो अंदर कुछ होगा कैसे? हरिराम ने धीरे से कहा, शायद अंदर पहले से कुछ रखा गया हो और फिर ऊपर से सील कर दिया गया हो। तीनों कुछ देर चुप रहे। मैदान में धूप और तेज हो गई थी। हवा अब थोड़ी गर्म लगने लगी थी। हरिराम ने फिर घड़े की सतह को छुआ। मिट्टी सख्त थी, मगर जैसे ही उसकी हथेली उस पर फिरी, उसे फिर वही हल्की कंपन महसूस हुई। इस बार बहुत साफ, जैसे घड़े के अंदर कहीं गहराई में कुछ हिल रहा हो। हरिराम ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। रामदयाल ने पूछा, क्या हुआ? हरिराम ने धीरे से कहा, इसके अंदर कुछ है। गोविंद ने पूछा, कैसे पता? हरिराम ने कहा, महसूस हुआ। तीनों फिर उस बड़े घड़े को देखने लगे। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक घड़े की सतह पर बनी एक पतली रेखा के बीच से हल्की सी आवाज आई, जैसे बहुत सूखी मिट्टी में दरार पड़ती है। तीनों की नजर वहीं टिक गई। रेखा के बीच में बहुत छोटी सी दरार दिखाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हरिराम ने धीरे से कहा, पीछे हटो। तीनों 2 कदम पीछे आए। दरारें धीरे धीरे फैलने लगीं। पूरे घड़े की सतह पर बनी रेखाएं जैसे जीवित हो गई हों, एक दूसरे से जुड़ती हुई, फैलती हुई। मिट्टी की बहुत हल्की आवाजें आने लगीं और फिर अचानक घड़े के बीच की एक पतली परत टूटकर नीचे गिर गई। उस छोटे से खुले हिस्से से अंदर का अंधेरा दिखाई दिया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसी खुले हिस्से के अंदर से बहुत हल्की सुनहरी चमक बाहर झलकी। इतनी हल्की कि पहले लगा शायद धूप की किरण अंदर जाकर वापस लौट रही हो, मगर फिर वह चमक थोड़ी बढ़ी। और उसी पल हरिराम ने महसूस किया कि जिस मिट्टी को वह अब तक अपने हाथों से आकार देता आया है, उसकी दुनिया शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था।